होप फॉर द बेस्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं संकल्प और आज मेरे साथ है मेरे बेहद करीबी दोस्त रणवीर सिंह, जिन्होंने कैट में 99.17 परसेंटाइल स्कोर किया है। और इनकी स्टोरी इतनी छोटी सी नहीं है, और भी आगे भी है। IBPS PO भी साथ में क्रैक किया है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। BCom में फेल भी है। तो आज हम लोग बात करने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो आप रणवीर अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं कोलकाता से हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th की पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल से की है। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BCom में की है। और जैसा कि संकल्प ने कहा, इस साल मेरे कैट में 99.17 परसेंटाइल आए और मैंने IBPS PO का मेंस भी क्रैक किया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में, ठीक है? तो काफ़ी हम लोग डिटेल में जाएंगे और आपकी कैट की क्या स्ट्रेटजी रही, IBPS PO कैसे क्रैक किया और ये दोनों साथ में कैसे, और साथ साथ BCom वाली कहानी को भी कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आते हैं कैट पे, ठीक है? तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपका कैट में एक्यूरेट कितना परसेंटाइल था और सेक्शनल वाइज कितना स्कोर बना सेक्शनल? तो इस साल मेरा कैट में दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट लास्ट ईयर में मेरे 94 परसेंटाइल आए थे। इस साल मेरे 99.17 परसेंटाइल ओवरऑल आए, जिसमें मेरा स्केल स्कोर 86.98 था। VARC में मेरे 23.44 नंबर आए और VARC सेक्शन में मेरा 86 परसेंटाइल बना। LIDI जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसमें मेरे 37.9 मार्क्स आए और 99.82 परसेंटाइल बना। और क्वांट में मेरे 25 पॉइंट समथिंग स्कोर था और उसमें 98.77 परसेंटाइल था। अच्छा, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये। और अगर कैट 2025 की बात करूँ तो LRDI पे काफ़ी मीम्स बने हैं, काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई है कि ऐसा आ गया वैसा आ गया। लेकिन आप अगर इनका स्कोर देखेंगे तो LRDI ही ने मोस्ट स्कोरिंग रहा है। तो उसके बारे में, सिर्फ रीजनिंग सेक्शन के बारे में आपकी कैसे स्ट्रेटजी थी और आपने कैसी तैयारी करी? क्या ये 2024 वाला प्रिपरेशन काम आया या 2025 में आपने कैसे दिया? तो मैं अगर स्टार्टिंग से बात करूँ तो LIDI एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। किसी ने इस सेक्शन की प्रिपरेशन स्कूल में या कॉलेज में नहीं की होती है। तो जब मैंने पहली बार इस सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे बचपन से ही लॉजिकल पजल्स सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता था। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये सेक्शन। थोड़ा डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में, बट मैंने फर्स्ट 2 या 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा मेहनत की इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, और अराउंड 200 to 250 पजल्स सॉल्व किए, जिससे मुझे लगता है मेरा एक बेस बन गया था, जिसके कारण मैं आगे कोई भी पज़ल होता था वो मुझे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता था मेरे से, क्योंकि जो मेरा 2 या 3 मंथ्स में जो बेस बन गया था। लास्ट ईयर भी मेरे LRDI सेक्शन में 99.08 परसेंटाइल थे। तो LRDI मेरे लास्ट ईयर से भी अच्छा था। तो इस साल मैंने उस पर थोड़ा सा और काम किया, थोड़ा सा अपनी टाइमिंग सुधारी, थोड़ा सा और पजल सॉल्व किए, तो वो मेरा सेक्शन और इम्प्रूव हुआ और इस साल और भी अच्छा स्कोर आया उसमें। ग्रेट। तो अब आते हैं क्वांट के स्ट्रेटजी पे कि ये क्वांट को कैसे टैकल किया। और जो ये क्वांट का सिलेबस होता है ये काफ़ी मुश्किल होता है कैट में, बट उसमें भी इन्होंने एक्सेल किया है। तो बताइए। तो क्वांट में मेरा ऐसा स्ट्रेटजी था कि मुझे पता था कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरे वीकनेसेस क्या है। तो मेरे स्ट्रेंथ्स अरिथमेटिक सेक्शन था, तो उस पर मैंने बहुत अच्छे से काम किया, जिससे मुझे पता था कि अगर उस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाऊँ। वैसे ही जो मेरे वीकनेस थी क्वांट में, जो कि ज्योमेट्री थी, तो मैंने उसे टोटली स्किप कर दिया था, क्योंकि अगर मैं ज्योमेट्री करने जाता तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। ज्योमेट्री टोटली मैंने स्किप कर दिया था। तो मेरी क्वांट्स में स्ट्रैटेजी ही यही थी कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, जैसे अरिथमेटिक हो गया या नंबर सिस्टम हो गया, उसको मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको ईज़िली अटैम्प्ट कर पाऊँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लकी था, क्योंकि मेरा जो स्लॉट था इस बार, स्लॉट 3, उसमें अरिथमेटिक के अराउंड 8 या 9 क्वेश्चंस थे
जो कि मैंने ऑलमोस्ट सारे सही किए थे। अराउंड 8 क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किए थे, तो वो सारे अरिथमेटिक के थे। तो मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लकी भी था इस बार। नेक्स्ट आते हैं बीकॉम की स्टोरी पे। बीकॉम की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी सुनी है और काफ़ी समय हम लोगों ने बिताया है, तो ऑलमोस्ट पता ही है क्या है क्या नहीं है। तो बीकॉम की बात करते हैं कि बीकॉम में क्या हुआ है इनका यही कि बीकॉम की डिग्री जो है रुक गई, और एक पेपर में क्योंकि बैक लग गया तो इस कारण से बीकॉम की डिग्री तो रुक गई है, बट उससे काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स इनके हाथ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बीकॉम की स्टोरी अब आप बताइए। तो बीकॉम की स्टोरी एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैं 4th सेमेस्टर में था तो हमारे एग्ज़ाम्स नॉर्मली दोपहर 1:30 पे होते था, बट बहुत गर्मी की वजह से हमारा एग्ज़ाम सुबह 8 बजे होने लग गया। एंड उस समय आपको अगर याद हो तो 2024 में T20 वर्ल्ड कप चल रहा था वेस्ट इंडीज़ में, जिसमें इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो लकीली मेरे एक एग्ज़ाम से पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, जिसे मैं कभी मिस नहीं करने वाला था। जी, ऑब्वियसली। और मेरे दोस्त भी कभी मिस नहीं करने वाले थे, तो हम बहुत एक्साइटमेंट से वो मैच देख रहे थे। एंड जब इंडिया जीती तब रात के अराउंड 1 या 1:30 बज गए थे, तो आधा घंटा हमने काफ़ी सेलिब्रेट किया। फिर जब 2 बज गए तो मैंने सोचा कि अब सो जाना चाहिए मुझे, क्योंकि कल सुबह पेपर है। और मैंने सोचा कि सुबह उठ के मैं थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगा, बट वही मेरी गलती हो गई कि मैं लेट उठा और रिवाइज़ नहीं किया मैंने। और एग्ज़ाम में जब मैं बैठा पेपर देने तो मैं एकदम ब्लैंक हो गया और मैं थोड़ा पैनिक हो गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। तो उस समय आई डोंट नो हाउ कि मेरे दिमाग में कैसे आया, मैंने सोचा कि इस साल मुझे पेपर स्किप कर देना चाहिए और अगले साल फिर री अटेम्प्ट कर देना चाहिए ताकि मेरे अच्छे नंबर आ जाए। मेरे सेशनल में अच्छे नंबर थे, तो अगर मैं कुछ भी 2 या 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता तो मैं पास बिल्कुल हो जाता, वो मुझे पता था। बट मेरे अंदर एक थॉट आई कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने चाहिए ताकि मेरे एमबीए में वो हेल्प हो। बट वो इतना बैकफायर कर जाएगा मुझे पता नहीं था कि मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। तो यही स्टोरी थी कि मैंने वो एग्ज़ाम फिर स्किप कर दिया। मैंने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मैं उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। फिर मैंने 6th सेमेस्टर में वो एग्ज़ाम फिर से दिया एंड मैं पास हो गया, बट कुछ ग्रेड कार्ड का इशू हो गया था मेरे साथ, तो जिसके वजह से मेरी डिग्री रुक गई। अच्छा, तो जो इनका ये कदम था, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करना, एग्ज़ाम को छोड़ देने का डिसीजन, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनकी इतनी ख़तरनाक है कि इससे जुड़ी एक और कहानी है। जब ये 2024 में 94 परसेंटाइल आया था, तो ये IMBHU ना, FMSBHU पहले, IMBHU अब है। तो वहाँ पे ये इंटरव्यू देने के लिए आए थे कोट वोट पहन के, और फिर उसके बाद क्या हुआ अब यही बताएंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब मेरे 94 परसेंटाइल आए तो मेरे मॉम और डैड बहुत खुश थे, तो वो चाहते थे कि मैं कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। तो जब मुझे कॉल आया FMSBHU से, तो उन्होंने बोला कि अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं थोड़ा और डिज़र्व करता था मार्क्स। लास्ट ईयर कैट में मुझे फ़ीवर हो गया था ऑन द एग्ज़ाम डे, जिसके वजह से मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो मुझे लगता था कि मैं और मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, तो मेरे मन में हमेशा से था कि मैं एक बार और कैट दूँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं था कि मुझे कॉलेज ले लेना चाहिए। बट मम्मी और पापा के प्रेशर से मैं इंटरव्यू देने आया। तो जब मैं यहाँ पे आया था ड्रेसअप होके पूरा अंदर गया, तो मेरे अंदर में एक आवाज़ आई कि नो, इतना मत एक्सेप्ट करो, लो तुम कर सकते हो और आगे जा सकते हो। तो इंटरेस्टिंगली मैंने वो आवाज़ को फॉलो किया और मैं वो इंटरव्यू छोड़ के चला गया वापस हॉस्टल। एंड उसी वक्त मैं चला गया, मैंने इंटरव्यू दिया भी नहीं। तो मैंने मम्मी पापा को कुछ और बात बताई थी, झूठ बोल दिया था, तो वो बहुत गुस्सा भी हुए थे। बट इस साल कैट का रिज़ल्ट अगर देख के आई गेस वो बात भूल जाए। जब वो इस साल का कैट का रिजल्ट उन्होंने जब जाना आपसे, तो उनका क्या रिएक्शन था? इस साल जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मैंने पापा को कॉल किया। तो
पापा और मम्मी दोनों ही बहुत खुश थे। मम्मी तो चीखने चिल्लाने लग गई थी, इतनी खुश थी। एंड पहली बार मुझे लगा लाइफ में कि पापा और मम्मी मेरे से एक्चुअल में बहुत खुश है। बहुत बार मैंने अच्छे नंबर स्कोर किए, बट इस बार एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ये दोनों स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं इनके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो, जहाँ पे डिसीजन लेना था इनको, और काफ़ी कमाल का था। शायद मैं या कोई और भी रहता तो इंटरव्यू जाके देता ही, और इस तरह तो नहीं, क्योंकि आप आगे का जानते नहीं, आगे क्या होने वाला है 2025। कैट ऐसा अनसर्टेन एग्ज़ाम ही है कि कुछ भी हो सकता है इस एग्ज़ाम में, बट इनके डिसीजन कहीं ना कहीं लास्ट में सही साबित हुई। अब आते हैं IBPS PO को लेकर, क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी इनके बारे में जब मैं बता रहा था स्टोरी अपने दोस्तों को, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके पूछ रहे थे कैसे हो गया IBPS, क्योंकि वो स्पेशली अगर कोई बैंक PO की तैयारी कर रहा हो और उसको पता चले कि इतनी आसानी से तो नहीं, यही बताएंगे क्या है, बट हाँ अगर पता चला तो उन्होंने बोला कि यार उन्हीं का आइडिया था कि एक वीडियो रिकॉर्ड करो तुम और मतलब बताओ कैसे क्या है। तो IBPS PO की एंट्री कहाँ पे हुई, किस मंथ में हुई प्रिपरेशन के बीच, और कैसे उसको टैकल किया? तो IBPS PO की स्टार्टिंग इसी साल जुलाई के मंथ से हुई। जुलाई के मंथ जी। तो मैं कैट जुलाई के मंथ से, बट PO की फॉर्म तो उसी हाँ, जब फॉर्म आए थे तभी मतलब हुआ ये कि मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि IBPS PO एक एग्ज़ाम है बैंकिंग का, जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है कैट से। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये वाला एग्ज़ाम भी दे दे। यस, मेरे पापा ने कहा था। तो मैंने पापा की बात सुनी एंड मैंने चेक किया कि सिलेबस क्या है, एंड मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत सिमिलर है, बस स्पीड उसमें ज़्यादा चाहिए रहती है IBPS PO में। तो मैंने सोचा कि दे देते हैं एग्ज़ाम, कि देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कुछ ये सोचा नहीं था कि क्लियर करना ही है। मैंने सोचा था कि एक ट्रायल हो जाएगा कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मैं फिर जब मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद मैंने कैट के साथ साथ IBPS PO के भी मॉक्स और सेक्शनल्स देने स्टार्ट किए। एंड जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मैं कैसा परफॉर्म करूँगा, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। एंड मेरा क्लियर भी हो गया। सो मैं बहुत खुश था। तो फिर मैंने मेंस की जब प्रिपरेशन शुरू की तो मुझे पता था कि मैं GK सेक्शन में थोड़ा वीक हूँ, तो बट मैंने फिर भी उसमें ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया। मैंने सोचा कि जो मेरा स्ट्रेंथ्स है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ। एंड GK में बस ये ट्राई कर रहा था कि मेरे कट ऑफ्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो मेंस में भी थोड़ा मेरा लक साथ दे दिया GK में, कि मेरा GK सेक्शन क्लियर हो गया। एंड बाकी सब में तो मैं स्ट्रांग था ही, तो मेरा ओवरऑल मेंस भी क्लियर हो गया था। तो ओवरऑल मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कैट और IBPS PO में, कि मैं प्रिपरेशन कैट की करता था, बस IBPS PO के मॉक्स और सेक्शनल्स साथ में देता रहता था, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर थे और मेरी स्पीड भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो रही थी। तो इससे मेरा IBPS PO भी क्लियर हुआ और मुझे कैट में भी बहुत हेल्प हुई। एक तरह से देखा जाए तो ऑब्वियसली कैट में काफ़ी हेल्प हुआ होगा, क्योंकि कैट के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं, PO के क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों क्वेश्चंस एक साथ प्रैक्टिस करना एक पूरा एक्सरसाइज हो चुका माइंड का, कि नहीं अब कैसे झेलना है क्वेश्चन को, अब पता है। तो लेकिन अब चूज़ करने की जब बारी आई कि IBPS PO को चूज़ करना है या फिर कैट की तरफ जाना है, तो इनका डिसीजन क्या है? पहले तो एलिजिबिलिटी की बात में करते हैं, पहले करना क्या था ये भी क्लियर था। तो पहले मतलब मेरे घर में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो मेरे घर से ये सजेशन था कि IBPS PO बहुत अच्छी नौकरी है, गवर्नमेंट है, बैंक में है, पे स्केल भी काफ़ी अच्छा था। तो घर वालों ने सजेस्ट किया कि वो कर लेना चाहिए। एंड मैंने भी यही सोचा था कि IBPS PO ही करूँगा। ऑब्वियसली डायरेक्ट जॉब एंट्री है, जॉब करना है, सीधा पैसा कमाना है, एक अच्छा लाइफ है आगे। तो अब 2 साल MBA करके फिर जॉब्स को वो करना, फाइंड करना, तो सही रास्ता था और यही चुनना भी चाहिए मेरे भी हिसाब से। लेकिन हुआ क्या अब, क्योंकि डेस्टिनी कुछ और चाहती थी शायद। अब हुआ ये कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरी डिग्री रुक गई थी, क्योंकि मेरा बैक पेपर था। तो उसके वजह से जो IBPS PO की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो मैं मीट नहीं कर पाया।
तो उस वजह से मैं इंटरव्यू में इनएलिजिबल हो गया। तो काफ़ी दुखी था मैं, बट उसके बाद कैट का रिज़ल्ट आ गया तो मैंने सोचा कि चलो कैट हो गया तो अब कैट को लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। और शायद वो डिग्री भी सिर्फ 2 दिन से रुकी ना? जी, वो 2 दिन से रुक गई थी। तो 2 दिन से तो छिन गया वो जॉब, बट कोई नहीं, कुछ अच्छा वेट कर रहा है शायद। तो अब हम लोग अपने डिस्कशन के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच ही गए। कुछ ज़्यादा पूछने को रहा नहीं है, बाकी आप लोग जैसा कमेंट में पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उसका सारा आंसर रणवीर ही दे। तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन है, कुछ भी हो, कोई एडवाइस हो, कोई स्ट्रेटजी हो, कोई दिक्कत आ रहा हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर कमेंट सेक्शन में रणवीर ही दे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई बिगनर कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हो तो वो कैसे स्टार्ट करेगा। तो अगर कोई भी बिगिनर है जो अभी कॉलेज के 3rd ईयर में है या कॉलेज ख़त्म हो गया और वो कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही एडवाइस रहेगी कि कंसिस्टेंसी ओवर एवरीथिंग एल्स। क्योंकि मैंने भी अपने 2 साल के प्रिपरेशन में यही देखा है कि जब मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ तब मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया और मेरे मॉक के स्कोर्स भी वो रिफ्लेक्ट करते थे कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। और मेरे जान पहचान में जिन्होंने भी कैट में अच्छा स्कोर किया सभी की वो लगभग वही स्टोरी रही है कि वो कंसिस्टेंट थे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और जिसके वजह से उन्होंने अच्छा स्कोर किया। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप ऊपर से पढ़ के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और वो तीनों सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक सेक्शन की नहीं। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और तीनों सेक्शन में आपको इक्वली टाइम डिवाइड करना चाहिए। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि वो 1 या 2 सेक्शन में काफ़ी अच्छे होते हैं, बट एक सेक्शन उनका जो वीक होता है उनमें वो बहुत लो स्कोर कर देते हैं, जिनके वजह से उनका सेक्शनल क्लियर नहीं होता। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सारे सेक्शंस में ऑलमोस्ट इक्वल टाइम दें। जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग है उस पर थोड़ा सा कम, जिसमें आप वीक है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा, बट आप तीनों सेक्शंस को पकड़ के चले ताकि आपको एडमिशन्स में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि डेली आप थोड़ा पढ़ाई करते रहे, ना कि आप वीक में एक बार बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लें। डेली आप पढ़ते रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो धीरे डेवलप होता रहेगा। और कहीं ना कहीं जो आपने बात करी है कैट जो सेक्शनल की, तीनों को इक्वली वेटेज देने वाली, ये काफ़ी ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आपकी VARC के स्कोर की बात करें, थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाती, शायद एक क्वेश्चन, तो बहुत दिक्कत हो सकता था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस पर। और मैं अगर बात करूँगा कंसिस्टेंसी की, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैं खुद के लिए भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कोई ऐसा टिप्स, क्योंकि मैं भी कई बार सोचता हूँ कि रोज़ करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं समय इधर उधर बर्बाद हो जाता है। तो एक तो ये, और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी से रिलेटेड चीज़ें कि उसको मेंटेन करने के लिए क्या कुछ त्यागना भी ज़रूरी है, कुछ सेक्रीफाइसेस का ज़रूरी है, लाइक सोशल मीडिया एट्सेट्रा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप की जाए और कैसे मेंटेन किया जाए। और मुझे लगता है ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होगी, जो कि मेरे साथ भी थी। ऐसा बात नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों तैयारी कर रहे हो। मेरे प्रिपरेशन पीरियड में मुझे ये काफ़ी हेल्प किया। जब मुझे लगता था कि मुझे और नहीं पढ़ना है, मैं कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ या मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं वो सोचता था कि मैं ये प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट क्यों किया था या मैंने क्यों सोचा था कि मुझे कैट करना। तो जब मुझे वो क्लियर था मेरा वाई, और जब मैं उसको बार बार याद करता था, तो मुझे समझ में आता था कि हाँ, ये क्रैक करना मेरे लिए ज़रूरी है। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ कंसिस्टेंसी डेवलप होने में। और दूसरी चीज़, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको मोटिवेशन कहीं बाहर से मिल जाएगा, बाहर से उनको कहीं मोटिवेशन मिलेगा तो वो अपने प्रेप में और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत थिंकिंग है कि सबसे ज़्यादा सीरियस आप तभी होते हैं जब आप मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। और ये चीज़
वाई से रिलेट होती है। अगर आपका वाई क्लियर है कि आप क्यों करना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन अंदर से आएगा और तब आप बहुत कंसिस्टेंट हो जाएंगे और आपको बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चल कि ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, कितनी आवर्स की कंसिस्टेंसी, कितना घंटा देना है रोज, कितना देते थे, आप कितना प्रिपरेशन किए? देखिए, मैं तो कॉलेज में था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरे लिए भी उतना आसान नहीं था कि डेली एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ आवर्स में पढ़ सकूं। तो मैंने वीकली स्ट्रेटजी बनाई थी कि एक वीक में अगर मैं अराउंड 40 आवर्स या 50 आवर्स स्टडी कर पाऊँ तो वो मेरे लिए एक अच्छा अमाउंट था। एक वीक में 40 आवर्स और 50 40 to 50 आवर्स, अब ऑलमोस्ट 7 आवर्स पर डे। ऑलमोस्ट 7 आवर्स पर डे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी ये 100% मेंटेन नहीं किया। कोई वीक्स होते थे जहां मैं नहीं पढ़ पाता था ज़्यादा, 20 या 30 आवर्स ही होते थे, बट मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ट्राई करता था हमेशा कि 40 to 50 आवर्स हो जाए। जब मैं घर पे था तो आप क्या ऐसा रिकॉर्ड कर रहे थे उस चीज़ को? जी हाँ, बिल्कुल। मैं रिकॉर्ड करता था कि मैं पर डे कितने आवर्स पढ़ रहा हूँ, तो उससे क्या होता था कि मैं एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर पाता था और मुझे पता रहता था कि कब मैं डाउन हो रहा हूँ, कब मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया ये चीज़। तो आप भी अगर अकाउंटेबल रहना चाहते हैं तो ये एक चीज़ काफ़ी हेल्प की मुझे, तो आपको भी शायद हेल्प कर सकती है। हर सेक्शंस के डिटेल्ड आवर्स या फिर डायरेक्ट कि आज मंडे है तो इतने आवर्स ऐसे करके? नहीं, ओवरऑल मैं लिखता था कि आज मैंने ओवरऑल कितनी स्टडी की। और इसमें एक बात नोट करने वाली है कि मैं एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ता था, तीनों सेक्शंस को कवर करता था। तो मुझे सेक्शन वाइज नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कितना किया, तो एक दिन में मैं तीनों सेक्शंस को ध्यान देता था। ये काफ़ी एक्सेप्शनल है, ये प्रैक्टिस काफ़ी एक्सेप्शनल है कि आप नोट कर रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं रोज़ देख रहे हो कि मैं कितना कर रहा हूँ। काफ़ी एक्सेप्शनल है, शायद कोई 1 या 2 ही 100 में से कर रहा हो। तो ठीक है, अब आगे सेक्रीफाइसेस की बात करते हैं कि क्या क्या त्यागना पड़ता है इस प्रिपरेशन में, या कुछ भी नहीं, नॉर्मली भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। बट चलिए रणवीर से जानते हैं इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर। ये काफ़ी पर्सनल होता है बाय द वे, बट ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स एक बराबर नहीं होते। कोई स्टूडेंट्स नेचुरली बचपन से बहुत स्मार्ट होते हैं, जो मैं तो बिल्कुल नहीं था। तो मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ़ आवर्स पढ़ने पड़ेंगे अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है। तो उसके लिए मैंने अपना खेलने का टाइम सैक्रिफाइस किया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बचपन से ही बहुत एथलेटिक हूँ, मुझे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैं 1 या 2 या ऐसे कुछ दिनों में अगर कुछ भी ना खेलूँ, कोई भी स्पोर्ट्स, तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने 3 महीने के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं खेला था। मतलब मैं सिर्फ घर पे था, पढ़ता था, सोता था, खाता था। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। आफ्टर 2024 रिजल्ट? नहीं, ड्यूरिंग द 2024 फेज़ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट ये ज़रूरी होता है हर फेज़ में कि हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। मैं ज़्यादा कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोई टेक्निकल कोर्स से नहीं हूँ और मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक थी, तो मुझे उस पर ज़्यादा मेहनत करना था। बट ऐसा नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर सकते अगर आप कोई सब्जेक्ट में वीक है, बस आपको मेहनत करनी है एंड आप डेफिनेटली एक बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया कईयों के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, कईयों के लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है अकॉर्डिंग टू द यूजेस। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सोशल मीडिया को लेकर? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत पर्सनल चीज़ है जो हर किसी को एक तरीके से अफेक्ट नहीं करती, किसी को पॉजिटिवली, किसी को नेगेटिवली करती है। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अवेयर होना चाहिए कि कोई चीज़ जैसे पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है नेगेटिव। पर्सनली मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करता था, तो इंस्टाग्राम मैंने लास्ट 6 मंथ्स में ही डाउनलोड किया, तो मैं उसे यूज़ नहीं करता था एकदम भी। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प किया। ये भाई बाइक वाले हाँ। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, तो मैं अपना सारा फोकस पढ़ाई पे दे पा रहा था। बट ये सबके लिए पर्सनल होती है,
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है पढ़ाई में तो आप छोटे छोटे अमाउंट्स में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आपने डाउनलोड किया है 6 मंथ्स पहले, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद, जी। कैट 2024 अटेम्प्ट के बाद। जी। एक ये क्वेश्चन एक लास्ट है, ये शॉर्ट में करते हैं इसका आंसर। क्या जब कैट 2024 का रिजल्ट आया होगा, ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कमी थी, तो वो जो डिमोटिवेशन मिलता है उस वक्त, वो नेगेटिविटी जो आती है अंदर, उसको कैसे हैंडल किया, और वहाँ से फिर से ये बाउंस बैक करना ये आसान नहीं होता, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और 94 परसेंटाइल ला रहे हो, वो बुरा नहीं होता, ये अपने आप में अचीवमेंट है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से कम है। तो क्या उसको कैसे बाउंस बैक करना और वहाँ से कैसे माइंडसेट को प्रिपेयर करना, क्या था ये? आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कैट 2024 का रिज़ल्ट आया तो मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड था, बट मुझे पता था कि फॉर सम रीज़न्स मेरे फीवर की वजह से कि मैंने टू द पॉइंट अपना प्रिपरेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया था। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं और बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं नेक्स्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स जो है पूरा एंजॉय करूँगा कॉलेज। तो इससे क्या है, मैं फ्रेश फील करूँगा, और जब फिर से मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट ईयर कैट की प्रिपरेशन, तो मैं एक नई सिरे से स्टार्ट करूँगा। तो ये मैंने एक डिसीजन लिया था जिसको मैंने फॉलो भी किया। कैट रिज़ल्ट के बाद मैंने काफ़ी मस्ती की कॉलेज में, दोस्तों के साथ काफ़ी घूमा फिरा, एंड जितना मेरा मन था स्पोर्ट्स खेलने का, मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले। एंड जब मेरा मन भर गया था, आई वॉज सेटिस्फाइड, एंड सारा डिप्रेशन चला गया था। फिर से मैंने एक न्यू स्टार्ट की कि फिर से कैट प्रिपरेशन Were you in depression? नो, आई डोंट थिंक आई वॉज इन डिप्रेशन, आई वॉज एन्जॉय। ठीक है, डन है फिर। ये शायद मेरा शायद नहीं, ये ऑब्वियसली ये मेरा पहला वीडियो है एज अ पॉडकास्ट और एज अ डिस्कशन, और ये एक पॉडकास्ट नहीं है जो कि नॉर्मल से, बस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और जब इन्होंने बताया अपने बारे में तो मुझे स्टोरी इनकी काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी, मुझे पर्सनली मोटिवेट किया। तो मैं खुद के लिए सोचा कि मैं खुद के लिए सेव कर लेता हूँ, और ऑब्वियसली बाकी लोग भी देखेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो अब इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और क्या बस। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला है आपने मेरे लिए, थैंक यू फॉर द डिस्कशन। तो संकल्प जी, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो इनिशिएटिव सोचा था आपके मन में बहुत टाइम से था, और आपने उसकी शुरुआत कर दिया है। और मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि आपके इनिशिएटिव में पहला गेस्ट मैं हूँ, एंड आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर दिस।